morning, everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. So today we will start two-phase method for solving the linear programming problem. In the last lecture, we have studied about simplex technique for solving the problems. So if you remember, simplex में जो inequalities होती हैं, सारी inequalities जो थी, they have less than sign, less than or equal to sign. And we already have studied about the slack variables and surplus variables. Slack variables means which is added on the left hand side in order to convert the inequality into the equality. So slack variables का जो use था, we have used in the simplex method. और one more thing, simplex method में जो basis हमारी generate होती है after adding the slack variables, that is the identity matrix. But कभी-कभी क्या होता है कि जो inequalities problem में given होती है, वो उनका जो सिंबल होता है दे हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल्स आफ्टर इंश्योरिंग दैट बीआईज आर ग्रेटर देन 0, जो कि सपोज मेरे पास इस तरीके की कोई इक्वेशंस हैं 2x1 plus x2 is greater than equal to 4 and x1 plus 7x2 is greater than equal to 7. ऐसी इनइक्वालिटीज मुझे प्रॉब्लम में सपोज गिवन है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में इसको इक्वालिटी में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी. ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट द सरप्लस वेरिएबल. तो हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दिस इज अवर सरप्लस वेरिएबल, दिस इज द सरप्लस वेरिएबल. एंड इन द सेम वे इसमें भी क्या करेंगे, हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ यू सी दैट कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जनरेट हो रही है विच इज ओवर बेसिस मैट्रिक्स, विच इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है. तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे वेरिएबल को ऐड करते हैं विच वी नॉन एज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कब ऐड करना है, जब जो हमारी जो बेसिस मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट नहीं हो रही है. सो वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच आर नॉन एज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के केसेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेंगे. तो जब भी किसी प्रॉब्लम में मेरे को क्या होगा, जो इनइक्वालिटीज गिवन है उस इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस मैट्रिक्स जनरेट हो रही है, अगर वो आइडेंटिटी जनरेट नहीं है, दिस इज सिंपल द केस इफ द इनइक्वालिटीज हैव ग्रेटर देन साइन बाय ensuring that all the bi's are greater than or equal to 0. So in that case we have introduced a variables which are known as the artificial variables here. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए we have a method which is known as two-phase method. Two-phase method इसको इसलिए कहा गया है because जो भी प्रॉब्लम होगी वो 2 phases में सॉल्व होगी. We have phase 1 here and phase 2 here. Phase 1 जो होगा, phase 1 is for eliminating the artificial variables जो हमने inequalities में involve करे हैं. तो phase 1 में हम क्या करेंगे, we will eliminating the artificial variables and phase 2 में हम optimal solution की तरफ रीच करेंगे. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फेज 1 के लिए हम क्या करेंगे, फेज 1 इज फॉर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स
And phase 2, that's why this method is known as two-phase method, because we are solving the problem in two phases here. Phase 2 is used to get an optimal solution. So we have a procedure to solve it again. कोई भी प्रॉब्लम मेरे को दे रखी है, तो जब हम सिंप्लेक्स से उसको सॉल्व करते थे तो जो उसकी कॉस्ट होती थी वेरिएबल की वो 0 होती थी. नाउ जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारी -1. तो जो इसका प्रोसीजर है सॉल्व करने का, फर्स्ट फेज में जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आई एम सेइंग दैट वी विल एलिमिनेटिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. और प्रोसीजर जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में यूज किया था, वी अडॉप्टेड द सेम प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग फॉर एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स हियर. तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है, वी हैव टू असाइन कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल. -1 कॉस्ट असाइन करनी है एंड कॉस्ट 0 टू अदर वेरिएबल्स. अदर वेरिएबल्स मीन्स अगर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल प्रॉब्लम में इंक्लूड है तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो 0 होगी. आफ्टर दैट कंस्ट्रक्ट न्यू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. Construct a new linear programming problem after including the variables and then solve that particular programming, which is we called auxiliary linear programming problem by simplex method. Same जो हमने पहले सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करी है. तो फर्स्ट फेज में हमें क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स इंक्लूड है और द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर आल्सो देयर, तो हम उस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे एंड जो भी प्रोग्रामिंग हमारी नई बनी हुई है उसको हम सिंप्लेक्स टेक्निक्स से सॉल्व करेंगे. एंड इन द फेज 2 नाउ वी हैव 2 कंडीशंस हियर. अगर मेरे पास मैक्सिमाइज ऑफ z जो आता है इसकी वैल्यू 0 आती है एंड at least one artificial variable appear in the optimum basis at 0 level. So we proceed to phase 2. अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है और कोई एक वेरिएबल ऑप्टिमम बेसिस में अपीयर रहता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि ऑप्टिमम बेसिस में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल होना चाहिए. अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता है ऑप्टिमम बेसिस में, सो देयर इज नो नीड टू मूव टू phase 2. In that particular case, our problem does not possesses the feasible solution. So this is the important condition कि maximize of z 0 होना चाहिए और कोई एक वेरिएबल, कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल
ऑप्टिमम बेसिस में होना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर कोई वेरिएबल नहीं भी होता बट मैक्सिमाइज ऑफ z 0 है, then we will also proceed to phase 2. So the condition for moving to phase 2 is maximize of z must be 0. One artificial variable or no artificial variable. So this is the important condition for moving to phase 2 कि maximize of z की value 0 होनी चाहिए, तभी हम phase 2 में move करेंगे towards the feasible solution. If it's not 0, then and at least one artificial variable appear in the optimum basis at the positive level, then in that case we don't possess the feasible solution here. It will be more clear by solving the problem. तो कि कैसे करना है। एंड फेज 2 में हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट है वेरिएबल की उसको हम असाइन कर देंगे। जैसे कि जो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी विल असाइन द पर्टिकुलर कॉस्ट टू द वेरिएबल। सो लेट्स सी कि प्रॉब्लम में कैसे करना है। मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ जिसको हम 2 फेज से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है minimize of z is equals to x1 plus x2 subjected to 2x1 plus x2 is greater than 4 and x1 plus 7x2 is greater than 7. तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इज मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं मिनिमाइज जो प्रॉब्लम दे रखी है मैं उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर देंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमाइज ऑफ z is I can write it like minus z is equals to minus x1 minus x2 and it is subjected to ये जो inequalities हैं, because this is greater than equal to symbol here, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक variable which is known as surplus variable, इसको मैं subtract कर दूंगी and it's equals to 4. In the same way, x1 plus 7x2 minus s2 is equals to 7. Now you see that we have negative sign here, तो जो इसके corresponding basis generate होगी वो identity नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो variables artificial variables which are known as artificial variables जो मैंने अभी आपको explain करा है वो हम यहाँ पर add कर देंगे। तो now we have 4 variables here in which 2 are the surplus variables and 2 are the artificial variables, so it must also be included in my objective function. तो surplus variable है तो इसकी cost कितनी होगी objective function में, 0 and s2 की cost भी 0 होगी and I have mentioned that जो भी artificial variables हम include करेंगे उसकी जो cost होगी which is -1. So we have minus a1 and minus a2 in the objective function. So now we have 6 variables here in which 2 are given variables, 2 are surplus variables and 2 are artificial variables. So this is my auxiliary linear programming problem जिसको अब मेरे को solve करना है using the simplex method. Is it clear to you? Please let me know. Is it clear or not? No response from your side. Am I audible to you? Okay, fine. So for the phase 1 is same as the simplex method. सिर्फ प्रॉब्लम मैंने इसको कन्वर्ट करी है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करा है। इनइक्वालिटीज जो थी वो ग्रेटर देन साइन में थी, तो सरप्लस वेरिएबल के साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंक्लूड करे गए हैं। तो
and the cost of the artificial variable here is -1. ये सारे variables, these are the non-negativity conditions which are given here. सब greater than equal to 0 लेंगे. तो टेबल जो बनानी है, टेबल में सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स, we are solving for the artificial variables, so a1 and a2 are here. cb xb, cb represents the cost which is -1. Cost of artificial variable is -1. xb is the right hand side, this is 4 7. Now write down the variables x1, x2, x3, x4. x3 denotes this is for s1, this is for s2, and a1, a2. These are for the artificial variables a1 and a2. And last column is for the minimum ratio. So coefficient of x1 is 2, x2 is 1, -1, and this is 0, 1, 7, 0, -1. Because ये देखिए यहाँ पर जो बेसिस है ये आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमने इंक्लूड करें हैं. नाउ यू सी दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स जनरेट है, इट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड cj हियर इज, this is -1. No, sorry. The cost in the auxiliary programming problem is 0. Auxiliary में हम जो भी cost लेंगे यहाँ पर वो सारी की सारी 0 लेंगे. ठीक है, जब हम इसे phase 2 में move करेंगे तो जो cost होगी वो actual cost होगी given in the problem. This is my auxiliary problem. So the cost here is 0. Do remember one thing. सबसे पहले हमने इसको जो कन्वर्ट करा है, इस मिनिमाइजेशन को मैंने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करा है. मैक्सिमाइज ऑफ z इज -x1 -x2. उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, ये हमारी ऑक्सिलरी प्रोग्रामिंग है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो भी कॉस्ट होगी एक्सक्लूडिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, सबकी कॉस्ट हमें 0 लेनी है. So this is 0, 0, 0, 0, and -1, -1. Z is equals to whatever cbxv -4, -7, -11. This is del j. Del j is again -2, -1, -0. So it's -3. Again, this is -1, -7 is -8, -1, this is 1, and this one is 0, this is 1, and no need for evaluating for the artificial variables here. Now, which one is the minimum? Again, the procedure is same. सबसे पहले मुझे entering देखना है and फिर leaving देखना है, because in the phase 1 we have to eliminate these artificial variables here. So the minimum del j here is -8, and -8 के corresponding अब मुझे minimum ratio evaluate करनी है. Minimum ratio means xb by x2. So xb by x2 means 4 by 1, and 7 by 7. This is 1, this is 4. So the corresponding leaving is a2. a2 लीव कर रहा है,
एंड x2 एंटर कर रहा है एंड दिस इज माय की एलिमेंट है. सो इन द नेक्स्ट इटरेशन ये जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट को हम क्या करेंगे, की एलिमेंट को मेरे को बंद करना है इन द नेक्स्ट इटरेशन. A1 A2 बेसिस में से मेरा क्या कर रहा है, लीव कर रहा है और x2 एंटर कर रहा है. A2 की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा x2. की एलिमेंट को बंद करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, because it's 7, so I'm going to divide the whole row by 7. Now the cost of x2 in the objective function is 0. This is 0 and this is -1. Key element is 7 and key element must be 1 and the corresponding all the elements in that particular column will be 0. तो सबसे पहले इसको बंद करेंगे और फिर इसकी हेल्प से हम इसको 0 करेंगे. तो इसको बंद करने के लिए पूरी की पूरी रो को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया है. तो आई एम गेटिंग 1/7, 1, 0, -1/7, this is 0, this is 1/7. अब क्या करना है, राइट डाउन द रो एंड देन वो रो लिखनी है जिसमें हमने की एलिमेंट 1 करा है एंड अप्लाई द ऑपरेशंस. यहाँ पर हमें कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. एक रो तो मेरे पास ये है और दूसरी रो मेरे पास की एलिमेंट वाला रो है. सिंपली सब्ट्रैक्ट इट एंड यू विल गेट द 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू द की एलिमेंट. अगर मैं इसको इस वाली रो को और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा. तो कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस विल बी 3. 2 - 1/7 is 13/7. 1 - 1 is 0. This one is -1. 0 - 1/7 is 1/7. And 1 - 0, this is 1. And this one is -1/7. So I'm going to remove it because A2 क्या हो गया, मेरा आउटगोइंग हो गया है. तो इसको नेक्स्ट इटरेशन में लेने की जरूरत नहीं है. तो यू कैन रिमूव द A2 as it is outgoing vector. Now again repeat the procedure, find out the del j's. Del j's यहाँ पर evaluate करना है. del j evaluate करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 multiplication with 13/7 -0. So we get -13/7. सेकेंड वाला 0 ही हो जाएगा. -1 into 0 plus 0 into 1 minus 0, this is 0. -1 multiplication with -1, this is 1. -1 की multiplication इसके साथ करिए पूरी 1/7. So this is -1/7. And now which is the most negative here? Which is most negative, Dad? Which is most negative, Del? I'm not getting any response from your side. It doesn't make any sense.
Yes or no? Do I need to proceed? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा है। अक्षय, अक्षिता, अनीशा, अंजलि। Unmute your mic. We are taking live classes, so it must be two-way communication. I'm not getting any response from your side. At least you must say yes or no. Anjali, are you there? Yes, ma'am. Why don't you respond? I'm asking again and again. Nobody is responding in the class. It feels like कि आपको मेरी voice भी clear आ रही है, नहीं आ रही, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ या ना तो बोलोगे ना। तो इज दैट क्लियर कि यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं या करती जा रही हूँ। और नहीं मैम, समझ आ रहा है। तो बीच में रेस्पॉन्ड आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ ना, तो थिंग इज दैट कि अगर मैं पूछ रही हूँ तो यू मस्ट रेस्पॉन्ड इट कि यस और नो। दैट्स इट। फाइन। So the most negative del J is -13/7 here. This is most negative. Now again we are going to repeat the same procedure. Minimum ratio हमें यहाँ पर evaluate करना है, and minimum ratio evaluate करने के बाद we will see which one is our leading vector. So this will be xb by x1. ये तो पहले ही हो चुका है लीव। So condition here is 3 cross 13/7 and this one is 7. So this one is ये वाला हमारा मिनिमम रहेगा। मिनिमम रेशियो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, this is xb by x1 means 21/13 and this is 7. So a1 will leave the basis now and 13/7 is the key element here. So in the next iteration a1 लीव कर रहा है और x1 एंटर कर रहा है। a1 की जगह अब आ गया हमारे पास x1, x2 will remain same. Cost of x1 is 0, x2 is 0. थर्टीन बाय 7 को अब क्या करना है? इस की एलिमेंट को मेरे को 1 करना है। 13/7 को मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 7/13. तो 7/13 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, आई एम गेटिंग दिस की एलिमेंट विल बी 1. So this will be 21/13
7/13 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. This is 1, 0 minus 7/13 and 1/13. Now no need for this column because यहाँ पर A1 exit हो गया है. तो in the same way you can remove this column from here. This is 7/13. Or you just no need to write, you can remove A1 as it is outgoing vector. Now इसके corresponding जो ये element है 1/7, this must be 0. तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो को लिखो जिसमें मुझे 0 करना है. तो ये जो रो है मेरे पास, इट्स 1, 1/7, 1, 0 माइनस 1/7 और इसको मेरे को क्या करना है, 0 करना है. तो पूरी की एलिमेंट वाली रो को मैं क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1/7. तो इसको जब मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया 3/13, 1/7, 0 minus 1/13 and 1/13 and subtract it. So it's 10/13, 0, 1, 1/13 and this will be minus 2/13. So we get these values here, 0, 1/13, sorry, 1/13 and minus 2/13. Now maximize of z star is equals to 0 into this 21/13. We get 0 here and all the del j's here are, ये इसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई हम सबके साथ कर रहे हैं. So we will get 0, 0, 0, 0. Now you see that since all the del j are greater than equal to 0 and no artificial variable, आप देखोगे यहाँ से दो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लेकर चले थे, इस वाले लास्ट वाले इटरेशन में वो दोनों के दोनों रिमूव हो गए हैं एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in the basis. And no artificial variable appear in the basis. Please write down present in the chat box, जो भी students present हैं. And no artificial variables appears in the basis. Yes. So an optimum solution to the auxiliary problem has been attained. Optimum solution to the auxiliary problem has been attained. यही कंडीशन मैंने आपको बताई थी अभी कि जब हम फेज 1 के लिए सॉल्व करेंगे और फेज 1 के लिए सॉल्व करने के बाद अगर मैक्सिमाइज ऑफ z मेरा 0 आ जाता है और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑप्टिमम बेसिस में अपेयर नहीं होता है, देन वी विल मूव टू फेज 2. और अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल होता भी है और बट मैक्सिमाइज ऑफ z इज 0, देन इन दैट केस वी विल आल्सो मूव टू फेज 2. Appear optimum solution to the auxiliary problem has been attained. So we move to the phase 2. We proceed to phase 2. तो फेज सेकंड में क्या करना है हमें यहाँ पर,
फेज सेकंड में जब ये जो हमारी जो कॉस्ट हमने यहाँ पर 0 ली थी, नाउ वी हैव टेकन द एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट प्रॉब्लम में गिवन थी, विच इज -1. इस प्रॉब्लम को मैंने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करा था, सो आई एम गेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x1 is -1 and coefficient of x2 is -2. So we will take the actual cost associated with the original variables. In the phase 2, in this phase, consider the actual cost associated with original variables. तो जो अब हमारे पास प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, that consists of maximize of z dash, and z dash denotes -z. Maximize of z dash is -x1, -x2, 0s1, 0s2. तो यहाँ पर जो टेबल जनरेट होगी, नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर x1 एंड x2. दीज आर माय बेसिक वेरिएबल्स. तो जो लास्ट वाला आइट्रेशन पूरा का पूरा हमारे पास आया है सॉल्व होके, वी जस्ट राइट इट डाउन सिंपली इन द फेज 2. एक्सक्लूडिंग कॉस्ट मुझे चेंज करनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ x1 इज -1 एंड कॉस्ट ऑफ x2 इज -1 हियर. बाकी सारा का सारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे. इट्स 21/13. जो लास्ट वाला इटरेशन मेरा सॉल्व हुआ है 10/13, एंड दिस इज x1, x2, x3, x4. So it's 1, 1, 0, 0, 1 and -7/13, 1/13, 1/13 and -2/13. Find out del j's. जैसे अभी तक इवेल्युएट करा है, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तभी सॉल्यूशन क्या होगा, फिजिबल होगा. तो z डैश की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है -13/13, और जब मैं ये सारे डेल्स इवेल्युएट करूंगी, आई एम गेटिंग जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड cj जो है यहाँ पर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट्स -1, -1, 0 and 0. So we will get 0, 0, 6/13 and 1/13 by multiplying and evaluating cb and xj corresponding. So you see that all the del j's are greater than 0. Since all del j's are greater than equal to 0, so optimum solution is क्या होगा हमारे पास, x1 की वैल्यू हो गई 21/13, x2 की वैल्यू हो गई 10/13, और मैक्सिमाइज ऑफ z डैश हो गया मेरे पास 31/13. तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा. So this is the solution using two-phase technique.